लूजली आप ये समझा सकते हो कि धीरूभाई अंबानी ने क्या किया और फिर मुकेश अंबानी को क्या कहा, लूजली स्पीक, और फिर मुकेश अंबानी ने क्या करा, एंड व्हाट इज द प्लान फॉर द थर्ड जनरेशन? So this is, obviously based on not my first hand experience, but whatever I have seen, heard, observed. So Dhirubhai also started as a trader. ट्रेडिंग करा, फिर उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग में आए, राइट, टेक्सटाइल किया, प्लास्टिक वो चीज़ों में आए. देन ही टुक अ वेरी बिग रिस्क विच इज़ कॉल्ड जामनगर रिफाइनरी. नाउ लेट मी टेल यू, जब जामनगर रिफाइनरी लग रही थी और जो कैपेसिटी उन्होंने बनाई, एंड सम ऑफ द पीपल हु वर्क विद हिम एट दैट टाइम, आई हैव वर्क विद देम, एंड दे सेड, हमने भी बोला था धीरू भाई को कि सर एक बार सोच लो, ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा रिस्क नहीं हो गया? ओके, एंड दिस इज सुनी सुनाई बात, मैंने अपने से इतना मैं डिस्क्लेमर डाल रहा हूँ. तो उन्होंने बोला कि क्या होगा? नहीं सर, मतलब जो भी आपने इतने साल में बनाया है वो ज़ीरो हो जाएगा सर, बस इतना ही ना, फिर शुरू करेंगे. ये हैं धीरू भाई. आई एम श्योर ही वुड हैव सिक्योर्ड हिज फैमिली. आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट दैट रणवीर, क्योंकि जब जब जामनगर रिफाइनरी का जो रिस्क है, somebody has to salute that person to take that kind of risk. And the people he had, कई जगह it is mentioned Panchratna, the really great team he had. At least one or two people I know because I've worked with them, like they are like, I would touch their feet anytime. मतलब वो रिस्पेक्ट रिगार्ड है. उन्होंने कहा कि वी स्टूड करेक्टेड, हमने भी हाथ रोकने की कोशिश की. उन्होंने कहा यार देखो, मैंने सबकी बात सुन ली. ऐसा नहीं है कि धीरू भाई इग्नोर करते थे कि आई हैव द आंसर्स. उनका अच्छा बताओ क्या रिस्क है, ये है कैपेसिटी रिस्क है, कैपेक्स रिस्क है, सेंसिटिविटी एनालिसिस. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर मैंने जो अज्यूम किया इतना माल बिकेगा, अगर नहीं बिका, इतनी प्रोडक्शन नहीं हुई तो क्या लॉस होगा. ये सब उन्होंने सुनने के बाद कहा, आई हैव हर्ड ऑल ऑफ यू विद फुल रिस्पेक्ट, लेकिन वी आर गोइंग अहेड एज एन एंटरप्रेन्योर, ये मेरी कॉल है. सो यू अंडरस्टैंड, एंड दैट वाज द गेम चेंजर फॉर रिलायंस. जामनगर रिफाइनरी has built Reliance because the kind of scale, cash flows, everything it brought, did everything for Reliance. ये point समझ में आ गया. Now we go to the next. What I saw when I was working in that company is that जो मुकेश भाई ने inherit किया, उसको उन्होंने before I left Reliance ही कितना build and grow कर दिया. But what has happened in the last 10-15 years is, so one transformation that Reliance went through, जिसको हम बोलते हैं reincarnation या अवतार, was धीरू भाई टू मुकेश भाई. बट आई थिंक तीसरा अवतार हुआ जो कोई नहीं देख रहा है. जैसे उन दिग्गज लोगों ने जिनके मैं पाँव छू आज भी छूँगा, उन्होंने बोला वी स्टैंड करेक्टेड इन फ्रंट ऑफ धीरू भाईज विल. मैं भी स्टैंड करेक्टेड हूँ. मैं आज कन्फेस कर रहा हूँ, जब वो जियो की इन्वेस्टमेंट कर रहे थे एंड आई हैड सम आइडिया कितना कर रहे थे, 50,000 करोड़ हुआ, फिर 1 लाख, फिर उसके ऊपर हो, मैंने कहा भाई शिप हिल जाएगी भाई. फिर कंज्यूमर ब्रांड्स में आ रहे हो तुम, तो B2B के बादशाह हो यार. कहाँ B2B में घुस रहे हो, कहाँ रिटेल में घुस रहे हो, कहाँ टेलीकॉम में घुस रहे हो. मेरे को भी लगता था यार, इज दिस द राइट स्ट्रैटेजी, बिकॉज यू आर ग्रेट इन B2B, यू आर नॉट सो गुड इन B2C. But what happened? Today they are ruling even there. So to move from B to B, जैसे मैंने बोला एक जनरेशन लगती है ना ट्रेडर को बनने में, मैन्युफैक्चरर. एक B2B को B2C बनने में शायद एक लाइफ टाइम में हो भी नहीं सकता, और शायद हो ही नहीं सकता. जैसे स्नाइडर इलेक्ट्रिक है या ABB है, वो B2C में कभी आएंगे? वॉशिंग मशीन बनाएंगे क्या? बट रिलायंस ने कर दिखाया, एंड कल्चरली भी बहुत चेंज हुआ. नाउ व्हेन आई गो देयर, इट्स अ डिफरेंट कंपनी. सो इमेजिन अ पेट्रोलियम कंपनी, अ पेट्रोकेमिकल्स कंपनी gets into consumer facing business, gets in the next generation, stitches it and builds it. I mean, what could be a better story than that? आई थिंक बहुत सारे यंग लोग ये मानते हैं कि अंबानी फैमिली का ना एक गोल्डन हैंड है कि वो किसी भी चीज़ को हाथ लगाए वो सोना बन जाती है, बट इट्स नॉट लाइक दैट. देखो, जो बिजनेस नहीं टेक ऑफ करते हैं, सो रिलायंस इज ऑलवेज इन प्रोजेक्ट स्टेज. पैरेलली कई बार हम ये देखते थे यार ये कौन सी टीम है, ये क्या कर रहे हैं 100 लोग बैठे हुए. तो बहुत सारे प्रोजेक्ट स्टडी करते रहते हैं, और कई वो नहीं भी लॉन्च करते. बट आई वुड ऑल्सो थिंक दैट
ये जो golden hand वाली theory seems to be right because it would be hard to find a business in which they failed. बट एट रिलायंस कोर कुछ तो मेंटालिटी वाइज सही जा रहा है, कल्चरली, मेंटालिटी वाइज, स्ट्रैटेजी वाइज. तो वो कोर क्या है? सो देखो कोर, मैं अपना एक्सपीरियंस ही आपको बता सकता हूँ क्योंकि मैं भी मतलब लिमिटेड विजिबिलिटी था, एक प्रोडक्ट लाइन में था. जब मैंने पहली प्रेजेंटेशन करी और मैं होंडा से गया था, तो भाई एमएनसी थोड़ी सी टशन होती है. तो जब मैंने पहली, एंड दिट विल शो यू द मेंटालिटी, पहली प्रेजेंटेशन बड़ी तैयारी करी एंड वन ऑफ द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स रिलेटेड टू मुकेश भाई, हितल मिसवानी वाज देयर, बड़े बड़े लोग थे. मेरे को मेरे बॉस ने बोला तुम करो, तो मैं छोटू राम, DGM लेवल का बंदा है, दे आर ऑल. तो मैंने प्रेजेंटेशन शुरू करी, पहली या दूसरी स्लाइड पे था, उन्होंने कहा बेटा बैठ जाओ. मैं नहीं सर, कहते नहीं बैठ जाओ. 3 सवाल पूछे, राजीव ये आपने किस लिए बनाया? मैंने कहा सर पेट्रोलियम के जो हमें पेट्रोल पंप्स खोलने हैं उसकी चैनल स्ट्रैटेजी है. ओके, सो विच कंपनीज हैव यू बेंचमार्क्ड? मैं BPCL दिस. नहीं, इंडिया की हम बात ही नहीं कर रहे हैं. ग्लोबल कौन सी कंपनी आपने पेट्रोलियम में देखी है? मैंने कहा ग्लोबल तो मैंने देखी नहीं. अच्छा, पर आपको पेट्रोलियम तो देखनी नहीं है, आपने 7-Eleven स्टोर देखा? विच इज़ द बेस्ट फ्रेंचाइज मॉडल इन द वर्ल्ड? 7-Eleven. मैकडोनल्ड्स. डिड यू स्टडी डंकिन डोनट्स? दे स्टार्ट विद ग्लोबल स्केल. ये दिस वॉज अ, बिकॉज आई हैव वर्कड इन होंडा विच इज़ अ मल्टीनेशनल, बट द थिंकिंग, तो वो क्या हुआ, बातें हुई, मेरी प्रेजेंटेशन तीसरी स्लाइड पे नहीं गई, एंड आई लर्नड माई लेसन कि गुप्ता जी सुधर जाओ अगर यहाँ पे सर्वाइव करना है तो. सो वन थिंग इज दे थिंक ग्लोबल, बट देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन थिंकिंग ग्लोबल. बहुत लोग सोचते हैं, बट आई कॉल दैट सब्ज बाग एंड शेख चिल्ली के ख्वाब. दे ऑल्सो मेक इट हैपन. That's the one difference. So, fire, that fire in the belly, that go-getter attitude, having the teams in place, having the monitoring mechanisms in place, having the resources in place, people in place, and they are way ahead of time. When I joined them, I mean, everything was online in 2002. मतलब मैं पर्चियाँ नहीं बनानी थी लीव्स की. 2002 में तो मैं एक मल्टीनेशनल में लीव की पर्चियाँ बनाता था, या बाहर जाने के लिए फैक्ट्री के लिए. सो दे हैड अडॉप्टेड टेक्नोलॉजी सो लॉन्ग. हमारे को सिर्फ बाहर की चकाचौंध दिखती है, बट जो अंदर जाता है दैट वी डोंट सी. सो दिस इज द मेंटालिटी, थिंक ग्लोबल बट मेक इट हैपन. एंड व्हाट विल इट टेक टू मेक इट हैपन? ओके, अभी एक प्रैक्टिकल नज़रिए से सेम केस स्टडी को एनालाइज करते हैं. फॉर फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स लाइक मी, मुकेश अंबानी हमारे लिए भगवान की तरह है कि वाओ व्हाट अ बिजनेस स्टोरी. बट ऑनेस्टली वी कैन ओनली एस्पायर टू बी धीरूभाई अंबानी. इज देयर ट्रूथ इन द स्टेटमेंट? बिल्कुल ठीक है ना, यू कैन ओनली एस्पायर टू बी धीरू भाई, क्योंकि आपको स्टार्ट तो आप मुकेश भाई को जो एडवांटेज मिली वो आपको नहीं है. ओके, एंड इन ऑर्डर टू बिकम अ पोटेंशियल धीरूभाई अंबानी, we need to master everything we've spoken about till this point in the podcast. बिल्कुल करेक्ट. अभी ये सेकंड जनरेशन के बारे में बात करते हैं. तो 2 सवाल है. पहला सवाल ये है कि व्हाट डू यू थिंक धीरूभाई अंबानी ने मुकेश अंबानी को क्या सिखाया ऑन अ कोर लेवल अदर देन द टेक्निकलिटीज? दूसरा सवाल ये है कि एक 2020s के कॉन्टेक्स्ट को ध्यान में रखकर अगर एक फैमिली रन बिजनेस को अगले जनरेशन को ट्रेन करना, तो दिमाग में क्या रखना चाहिए? सो आई हैव टू ओनली गेस. सो मुझे क्या लगता है कि धीरू भाई जी को कुछ सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ी होगी. एज आई ऑलवेज से, चिल्ड्रन लर्न बाय वॉचिंग द पेरेंट्स. सो आई थिंक वैल्यू सिस्टम्स जो हैं मेहनत के, गो गेटर एटीट्यूड के, और अगर सोच लिया तो करना है. I think this is what would have been definitely transmitted not merely through the DNA or through the blood, but by living in the same house and working in the same company. So, working hard, having a go-getter attitude, and whatever you set out to do, don't leave your college in between. उठा लिया है ना, तो करना तो है बॉस, कुछ भी हो जाए. That resilience power. Focus on the controllables and cut off the noise. Exactly. So I think this spirit of work hard, global thinking, think big, think really big, think global. Because I think Reliance का एक unspoken strategy है, कोई भी हम business करेंगे इंडिया में, we have to be number one,
and top 3 in the world. It's very clear. इंडिया में नंबर 1, top 3 in the world. So वो सोच है, कितनों की ऐसी सोच? Got it. These are the learnings that Dhirubhai Ambani possibly passed on to Mukesh Ambani. Yeah. I've heard something similar in most conversations that I've had around this topic.